बेटा पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के मेन फार्मूले सभी बच्चों ने नोट किए हैं। सारे फार्मूले नोट कर चुके हैं। ये सभी फार्मूले नोट कर चुके हैं। अब हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया, हम कैसे समझेंगे कि वो क्वेश्चन या तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से सॉल्व होना है या बेस थ्योरम, इन्हीं दोनों में से किसी से सॉल्व होगा। ये हम कैसे पहचानेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ पहचान नोट कर लें। तो देखें, यहां हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम हम कैसे समझेंगे कि हमें जो क्वेश्चन दिया है वो इन्हीं दोनों में से किसी ना किसी से सॉल्व होगा, उसको पहचानना हमें सीखना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा, हमको कम से कम 2 या 3 बॉक्स दे दिए जाएंगे। दूसरे पॉइंट में हमें 2 या 3 बैग दे दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हमको 3 थैले दे दिए या 3 बक्से दे दिए गए। इसमें कुछ व्हाइट बॉल्स रखी हैं, कुछ रेड और कुछ ब्लैक। यहां भी इसी तरह से है, कुछ व्हाइट कुछ रेड कुछ ब्लैक। यहां भी इसी तरह से कुछ व्हाइट कुछ रेड और कुछ ब्लैक बॉल्स रखी हुई हैं। और हमको कह दिया गया कि जाओ और एक गेंद निकालो, जाओ और एक गेंद निकालो। अब जब यहां आओगे तो सामने तो 3 बक्से रखे हैं, निकालना केवल एक गेंद है। तो पहले तो ये डिसाइड करोगे कि हम गेंद यहां से निकालें या यहां से निकालें या यहां से निकालें। पहले तो हमारे पास यही समस्या है, हम वहां सोचेंगे थोड़ी देर। तो यहां कितनी घटनाएं हो गई, एक घटना तो ये हो गई कि हम पहले बॉक्स को चुने, दूसरी घटना हो गई कि हम दूसरे बॉक्स को चुने, और तीसरी घटना हो गई कि हम तीसरे बॉक्स को चुने, क्योंकि हमसे एक ही गेंद निकालने के लिए कहा गया है। तो ये तो हो गया E1 E2 E3। E1 में क्या हो गया, बॉक्स 1 को चुना गया। E2 में क्या हो गया, बॉक्स 2 को चुना गया। E3 में क्या हो गया, बॉक्स 3 को चुना गया। E1 E2 E3 लिखना सीख गए। हाँ, अब हमें पहचानना है कि ई घटना में क्या लिखा जाएगा। जब इसको गेंद को निकालोगे तो कोई उसका कलर तो होगा, क्योंकि 3 ही कलर की गेंद है। तो क्वेश्चन बोल देगा, लिख देगा कि निकाली गई गेंद लाल रंग की है। तो इवेंट ई में क्या लिखोगे, निकाली गई गेंद लाल रंग की है, रेड कलर की है। तो यहां पर यह समझ में आ गया कि अगर हमारा क्वेश्चन 2 या 3 बॉक्स से रिलेटेड है या 2 या 3 बैग से रिलेटेड है, तब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई फार्मूला लगाना है। ठीक, अभी दोनों को पहचानना भी सीखेंगे कि ये लगेगा कि ये लगेगा। पहले तो देखो कि हाँ, इसमें केवल हमारा क्वेश्चन इन्हीं दोनों में सिमट गया। अगला है कि आप कहीं जा रहे हैं, तो या तो आप ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, कार से, मतलब किसी न किसी साधन से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे, किसी न किसी तरह से जाएंगे। तो घटना यहाँ E1 क्या हो गया कि आप ट्रेन से गए, E2 क्या हो गया, बस से गए, E3 हो गया कार से गए, E4 हो गया स्कूटर से गए। जिस किसी साधन से जाएं तो वो घटनाएं E1 E2 E3 हो गई। और घटना E यहाँ क्या होगी, आप कहीं जा रहे हैं तो टाइम से पहुंच सकते हैं या देर से पहुंचेंगे। तो टाइम से पहुंचे तो अच्छी बात है, लेकिन देर होने वाली जो समस्याएं हैं वो मुख्य घटना है कि आप कहीं गए और आपको देर हो गई। तो घटना ई यहां क्या हो गई, देर से पहुंचना। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप देर से पहुंचे, क्योंकि वही समस्या होती, टाइम से पहुंच गए या टाइम से बिफोर पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देर से पहुंचे तभी समस्या। तो क्वेश्चन में दे देगा देर से पहुंचना या पहले पहुंचना, वो घटना ई हो गया। अब ये तो तीसरा टाइप हो गया हमारा। चौथा है मशीन। आप किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप कई तरीके की मशीनें लगाए होंगे या कई तरह की फैक्ट्रियां होंगी आपके पास। अब जब वहां उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कारों का उत्पादन किया या 2 व्हीलर्स का उत्पादन किया, तो आपके पास फैक्ट्रियां होंगी, कई फैक्ट्रियों से उत्पादन हो रहा है। अब जो कारें आप बना रहे हैं उसको चेक किया गया, तो कुछ कार वहां खराब भी तो निकल सकती है, कुछ बाइक्स वहां खराब भी तो निकल सकती हैं। अब जब वो खराब निकली तो कहां से बनाई गई, किस फैक्ट्री से उसका बनाया गया, ये हमें पहचानना है। तो यहां पर मान लें आपके पास 5 फैक्ट्रियां हैं या 2 फैक्ट्रियां हैं या 3 फैक्ट्रियां हैं, या मशीनें अलग अलग एक लगाए हुए हैं, आप 2-3 मशीनें लगाए हुए हैं, अलग अलग मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा है। तो मशीनों फैक्ट्रियों से उत्पादन किया गया, ये घटनाएं हो जाएंगी E1 E2 E3। मान लें 3 मशीन है, तो पहली मशीन से उत्पादन किया गया E1 हो गया, दूसरी मशीन से उत्पादन किया गया E2 हो गया, तीसरी मशीन से उत्पादन किया गया E3 हो गया। फैक्ट्रियां हैं मान लें आपके पास 3, पहली फैक्ट्री से उत्पादन किया गया E1 हो गया, दूसरी फैक्ट्री से उत्पादन किया गया E2 हो गया, तीसरी फैक्ट्री से उत्पादन किया गया E3 हो गया। अब उस प्रोडक्ट को चेक भी तो करेंगे, ऐसे मार्केट में तो भेज नहीं देंगे। जो सही होगा वही मार्केट में भेजा जाएगा, जो खराब होगा रोक लिया जाएगा। तो चेक किया गया, कुछ वहां पर प्रोडक्ट खराब भी तो निकल सकता है,
तो जो प्रोडक्ट खराब हुआ है उसको हम इवेंट ई में बोल देंगे कि प्रोडक्ट खराब है। क्वेश्चन में दिया रहेगा इस तरीके से। अगला, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पर भी ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होगा। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिया है, आपके पास क्या यहां पर ऑप्शन हो सकता है? एक तो ये होगा कि आपने वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर रखा है, रटा रटाया क्वेश्चन फंस गया। जब रटा रटाया क्वेश्चन फंस गया है तो उसका आंसर तो आपका सही होना ही होना है। दूसरा, आप पेपर हल कर रहे हैं, आपका जो सामने क्वेश्चन है जो पढ़े उसमें से नहीं आया, आपको उसका आंसर नहीं मालूम, लेकिन आपने उसको अनुमान लगा के टिक कर दिया कि चलो ये टिक कर देते हैं, हो सकता यही सही दिख रहा है, यही टिक कर देते हैं। अब वहां पर आपका लक साथ दे गया, वो क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो आपने आंसर दिया है वो आंसर आपका सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें E1 क्या होगी? आपको उसका उत्तर मालूम है, आप उसका जो रटा रटाया सवाल वही फंस गया। और E2 में क्या है? उसका उत्तर आपने अनुमान से दिया है, आपने उसे अनुमान से हल किया, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। इवेंट E यहां क्या होगी? भाई कॉपी आपकी चेक होगी, आपको नंबर तभी मिलेगा जब आपका आंसर उसमें सही होगा, आपने सही सही आंसर दिया होगा। तो इवेंट यहां क्या आ जाएगी? उत्तर सही है या उत्तर गलत है। अगर उत्तर गलत है तो आपको मार्क्स वहां पर नहीं मिलेंगे या निगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ये इससे रिलेटेड हो गया। अब देखिए, जो छात्रावास हैं, हॉस्टल हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं, घर से अप डाउन करके पढ़ाई करते हैं। जब रिजल्ट आता है तो कंपेयरिंग की जाती है कि किन बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आया। तो जो हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बच्चे घर से अप डाउन कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट में कुछ अंतर भी हो सकता है। जब रिजल्ट कंपेयर किया गया कि जितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे उनके कैसे मार्क्स आए, उनको अच्छा ग्रेड मिला, अच्छे परसेंटेज मिले या खराब मिले, और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनके परसेंटेज कैसे आए। तो इसमें इवेंट E1 क्या होगी कि पर्टिकुलर स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है। E2 क्या होगा कि वो हॉस्टल में नहीं रहता है। इवेंट E क्या होगा कि उसके अच्छे मार्क्स मिले या खराब मार्क्स मिले, उसे जैसा क्वेश्चन बोलेगा। अब जनरली देखते हैं कि हड़ताल भी हो जाती है। मान लीजिए स्कूलों में स्ट्राइक हो गई या किसी विभाग में स्ट्राइक हो गई। अब विभाग में काम भी तो होता है, वो काम का एक समय रहेगा कि इस समय के अंदर ये काम कंप्लीट होना चाहिए। अब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस भी तो कंप्लीट होना चाहिए टाइमली। हड़ताल हो गई लेकिन सिलेबस तो कंप्लीट होना है ना। तो यहाँ पर 2 केस होता है, या तो हड़ताल हो रही है और या हड़ताल नहीं हो रही। रोज रोज हड़ताल थोड़ा रहेगी, कभी हड़ताल होगी कभी नहीं होगी, या हो सकता हड़ताल ना हो। तो यहां E1 में क्या आएगा? हड़ताल होती है। E2 में क्या हुआ? हड़ताल नहीं होती है। और इवेंट E में क्या होगा? काम तो समय से होना चाहिए ना, हड़ताल हो चाहे ना हो। आपने हड़ताल किया, काम तो आपको जब हड़ताल समाप्त हुई तो काम तो पूरा करना पड़ेगा, ओवर टाइम दीजिए, काम पूरा कीजिए। तो इवेंट E हो जाएगा काम समय से पूरा होता है या काम समय से पूरा नहीं होता है। दोनों इवेंट होंगी, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वो इवेंट E में जाएगा। अब ताश की गड्डी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन इस पर आते हैं। यहां पर आपके पास ताश की गड्डी जानते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड मिस हो गया, गिर गया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनाएगा कि एक कार्ड गिर गया है, ठीक, कोई विशेष कार्ड खोया हुआ है। तो E1 में आएगा कि विशेष कार्ड खोया। मान लो उस क्वेश्चन दे दिया गया कि एक कार्ड गिर गया और इक्का की बात करे, वो इक्का होता है ना, उसमें इक्का है या ईंट है कि या किंग है, क्वीन है, किसी की बात कर दे, विशेष कार्ड नाम बोल देगा। मान लो उसको कह दिया इक्का, इक्का की बात किया, तो E1 क्या होगा? खोया हुआ कार्ड इक्का है। E2 क्या होगा? खोया हुआ कार्ड इक्का नहीं, क्योंकि जो कार्ड गिर गया भैया तो इक्का होगा या इक्का नहीं होगा। 2 घटनाएं हो गई। और E में कोई विशेष कार्ड निकाला गया, वही यही कार्ड। मान लो इक्का की बात कर, मान लो क्वेश्चन में इक्का की बात की गई कि निकाला गया कार्ड इक्का है, तो E1 में होगा कि E1 में लिखोगे खोया हुआ कार्ड इक्का है। E2 में खोया हुआ कार्ड इक्का नहीं है। इस तरीके से चलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक हमारा आता है बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन। कहोगे बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है?
भाई आप डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने जाते हैं, ठीक, चेक कराते हैं डॉक्टर के यहाँ, मशीन से चेक हुआ, जो भी चेकअप आपने कराया, तो दो केस होते हैं, आप वास्तव में बीमार हैं और चेकअप कराया उसमें आप बीमार पाए गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वैसे चेकअप कराने चले गए, कुछ लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन रिपोर्ट में आपको बीमारी दिखाई गई जबकि है नहीं एक्चुअल में, मतलब गलत रिपोर्ट आ गई। तो यहां E1 क्या हो जाएगा, बीमारी है, आप बीमार हैं तब गए चेकअप कराने। दूसरा, आप बीमार नहीं हैं, आपको बीमारी है नहीं, वैसे चले गए कि लाओ चेकअप करा लेते हैं, अब जो रिपोर्ट आई उसमें वो बीमारी पाई गई, ठीक। ई क्या होगा, जांच में बीमारी पाई गई, तो आप बीमार हैं, वास्तव में वो बीमारी है और जांच में पाई गई, लेकिन आपको वास्तव में बीमारी नहीं है, फिर भी जांच में वो बीमारी पाई गई, मतलब रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। तो E1 में क्या हुआ कि वास्तव में आपको बीमारी है, E2 में क्या होगा, वास्तव में आपको बीमारी नहीं है, और यहां इवेंट ई में क्या हुआ, जांच में बीमारी पाई गई। तो ये बीमारी से रिलेटेड हो जाएगा। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। अगला पॉइंट है बेईमानी ईमानदारी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे क्रिकेट का गेम होता है तो वहां कॉइन टॉस किया जाता है ना, अब वहां बेईमानी भी हो जाती है। मान लो कॉइन टॉस किया, किसी ने कहा हमें हेड चाहिए, अब टॉस हुआ, आया है टेल, और जिसने चेक किया उसने बता दिया नहीं हेड आया है। बेईमानी से रिलेटेड, बेईमानी और ईमानदारी, सही भी वो बोल सकता है और गलत भी बोल सकता है। तो भैया यहां जो टॉस होगा, या तो कॉइन टॉस किया जाएगा और या पासा फेंका जाएगा। दो तरह की घटनाएं यहां होती हैं, या तो कॉइन टॉस करेगा और या पासा फेंकेगा, ठीक। और घटना ई क्या होगा, व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट देना, जो उसने रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अभी जब क्वेश्चन आएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहां या तो कॉइन टॉस किया जाता है और या फिर पासा फेंक करके डिसाइड होता है कि हाँ कौन सा अंक हमको चाहिए। कॉइन में तो जानते हैं हेड या टॉस लेते हैं कि हेड चाहिए, टॉस टेल चाहिए, और पासे में व्यक्ति ने कह दिया हमें 6 का अंक चाहिए, 5 का अंक चाहिए, या हमें सम अंक चाहिए, इस तरीके से वो बोल देगा। तो ये यहां पर E1, E2 और इवेंट ई कैसे हम लिखेंगे। इवेंट ई तो यही रहेगा कि जो उसने रिपोर्ट किया है वो सही है या गलत है, जो भी क्वेश्चन देगा, ठीक है। यहां भी इवेंट ई, जो उसने रिपोर्ट किया है वो सही है या गलत है। और E1 में क्या हुआ, E1 में आ जाएगा कि वास्तव में, मान लो जैसे हेड चाहिए तो वास्तव में हेड आया है, E1 हो गया। E2 में क्या हो जाएगा, वास्तव में हेड नहीं आया है, ठीक। यहां पासा फेंक रहेंगे तो E1 में मान लो उनको 2 का अंक चाहिए, उन्होंने बोल दिया कि हमें 2 अंक का अंक चाहिए, तो E1 में क्या होगा, वास्तव में 2 का अंक ऊपर आया है। E2 में क्या होगा, वास्तव में 2 का अंक ऊपर नहीं आया है, E1 E2 हो जाएगा। और यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, इसमें केवल 2 बॉक्स दिए जाएंगे। पहले यहां पर कुछ गेंदें यहां रखी गई हैं, ठीक है, और कुछ गेंदें यहां रखी गई हैं। गेंद या साड़ियां कुछ भी है, कुछ वस्तुएं दे दी जाएंगी, यहां रखी रहेंगी और कुछ वस्तुएं यहां रखी रहेंगी। तो ये क्वेश्चन बोल देगा कि पहले एक वस्तु यहां से शिफ्ट करके यहां रखी गई है, एक वस्तु को यहां से यहां स्थानांतरित किया गया, केवल एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहां से घटना घटित होने की बात करेगा। तो मान लो यहां 3 कलर की गेंद है, सपोज दैट पहले 2 बॉक्स हैं हमारे पास, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। इसमें ब्लैक गेंद है, व्हाइट है, ग्रीन है, और यहां भी ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन है, ठीक। और एक गेंद यहां से यहां ट्रांसफर की गई, उसमें से यहां से गेंद निकाला जा रहा है। अब यहां से जो एक गेंद ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, वो गेंद यहां से जो यहां भेज रहे हो, निकाल के रख रहे हो, वो क्या हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, E1 हो गया। E2 में यहां से यहां ट्रांसफर की गई गेंद व्हाइट हो सकती है, E2 हो गया। अगली घटना E3 में यहां से यहां ट्रांसफर की गई गेंद क्या हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। किसी भी छोटे से भी बच्चे से पूछा जाएगा तो वही बोलेगा कि सर जी यहां से यहां एक गेंद हम ले गए हैं, तो या तो वो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी या ग्रीन होगी। तो यहां से यहां ट्रांसफर की गई गेंद ब्लैक है, E1 हो गया। ट्रांसफर की गई गेंद व्हाइट है, E2 हो गया। ट्रांसफर की गई गेंद ग्रीन है, E3 हो गया। उसके बाद यहां से गेंद निकालने का क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसमें केसेस नोट करेंगे।
बेटा अभी आप लोगों ने बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, उसके पहचान से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने लिखाए। जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको लिखकर आप सामने रखिए। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर पढ़िए और पहचानिए कि हाँ किससे मैच हो रहा है, आपको बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब अगली जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पहचानने में वो बहुत गलती करते हैं। तो उसको हम देखेंगे, कैसे हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ हमने लिखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की पहचान। पहला पॉइंट हमने लिख दिया, दो या अधिक व्यक्ति किसी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो आपको पेपर दे दिया गया, कोई क्वेश्चन दे दिया गया, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर पहले बच्चे ने पेपर हल कर लिया है तो दूसरा हल कर पाएगा या नहीं हल कर पाएगा, तीसरा बच्चा हल कर पाएगा या नहीं हल कर पाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कैसी घटनाएं हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दो या अधिक व्यक्ति किसी प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता को जीतने से रिलेटेड क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। दो या अधिक कैंडिडेट किसी जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं। मान लो 2-3 बच्चों ने कोई फॉर्म अप्लाई किया, इंटरव्यू में गए, आप रिटर्न एग्जाम आप क्वालिफाई हो रहे हैं, नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, ये घटनाएं कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। 2 व्यक्ति सत्य असत्य बोलते हैं और सहमत असहमत होते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जो बातचीत हो रही है उसमें भाई वो या तो सही बोलेंगे और या गलत बोलेंगे, और तो कुछ है नहीं। या तो दोनों लोग सही बोलें तब सहमत होंगे, दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं तब भी सहमत होंगे, क्योंकि दोनों को मालूम कि दूसरा वाला झूठ बोल रहा है। तो दोनों सहमत किस केस में हो सकते हैं, या तो दोनों सत्य बोलें और या दोनों झूठ बोलें। तो ये सत्य और झूठ बोलने वाली घटनाएं भी कैसी होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। क्योंकि पहला व्यक्ति अगर सत्य बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति सत्य बोलेगा या झूठ बोलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। पहले ने सही बोला तो दूसरा भी सही बोलेगा या गलत बोलेगा। ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है पूरी तरीके से। और एक कॉइन को 2 या 3 बार उछाला गया, हेड या टेल की बात करेगी, या 2 कॉइन एक साथ उछाले गए, हेड या टेल की बात की गई। बहुत आता है इस तरीके का क्वेश्चन, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। इसी तरह से एक पासे को 2 या 3 बार फेंका गया और किसी विशेष या कुछ विशेष अंकों के ऊपर आने की बात करेगा, या 2 या 3 पासे एक साथ फेंके जाएंगे और किसी विशेष अंक या कुछ विशेष अंकों की बात करेगा। तो ये इवेंट्स भी आप क्या मान करके चलेंगे, क्या समझ कर चलेंगे कि ये कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इतने पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और तमाम कंपटीशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। अभी हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे। अब सभी बच्चों ने इंडिपेंडेंट इवेंट पहचानना तो सीख लिया, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम न्यूमेरिकल में कैसे पहचानेंगे। तो उसकी पहचान है कि घटनाएं ए तथा बी अगर स्वतंत्र हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। स्वतंत्र घटनाएं कब उनको माना जाएगा, कैसे हम समझेंगे कि वास्तव में स्वतंत्र हैं न्यूमेरिकल बेस से, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसकी ये पहचान है न्यूमेरिकल वे में कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। ए और बी घटनाएं हैं बेटा। अब क्वेश्चन ने मान लो आपको मालूम चल गया कि ये क्वेश्चन तो स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड है और उसने इंटरसेक्शन नहीं दिया या दे दिया। इंटरसेक्शन कब लगाते हो आप लोग, जब ए एंड बी कहा जाए, ठीक। और यूनियन कब लगाते हैं, अगर यहां एंड लिख दिया गया है हिंदी में और इंग्लिश में एंड, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर ए या बी कहा गया, ए और बी कहा गया, तब इसका क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी। आपको मालूम चल गया कि घटनाएं स्वतंत्र है, पहचान यहां से आपने सीख लिया। और क्वेश्चन कह रहा है ए या बी के घटित होने की प्रायिकता बताओ, घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो उसके लिए बेटा ये फार्मूला यूज कर लेना। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तुरंत यहां पर फार्मूला यूज करेंगे। आप लोगों को बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला आप लोगों को बताया गया बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई।
ई डैश का मतलब ई नहीं, अभी नोट किए हैं, स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने नोट कराया है। तो यहां से इसको जरा इधर ले आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ठीक, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, चूंकि हमको इंटरसेक्शन के बारे में यहां जानकारी है, इंडिपेंडेंट में हम लोग जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता गुणे बी की प्रायिकता। तो इसमें हम इंटरसेक्शन यहां बनाना चाहते हैं। तो इंटरसेक्शन में सभी बच्चों को मालूम है कि अगर ए यूनियन बी पूरे का डैश आ जाए तो इसका ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डिमॉर्गन रूल है बेटा, सेट थ्योरी में पढ़े होंगे कि ए यूनियन बी होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस डैश को जब यहां अंदर भेजेंगे तो ये यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में। अगर इसी तरह से अंदर यहां पर इंटरसेक्शन है और इस डैश को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश और ये इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। ओके, दोनों के लिए होता है। तो यहां पर हमारे पास यूनियन है और हम चाहते हैं इंटरसेक्शन में बदल जाए, क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं में जो फार्मूला है वो तो इंटरसेक्शन का है। हमें मालूम चल गया इस तरीके से कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, यूनियन है, मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन तभी आएगा जब यहां हम क्या लगा दें, डैश। और यहां डैश जब लगाएंगे तो उसका फार्मूला तो यूज करें। जब यहां डैश लगाएंगे तो ये फार्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। या अगर डैश लगाना चाहते हैं इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो ये हमें, अगर हम यहां डैश लगा लें तो ये अंदर भेजेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो इसको लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाहर डैश, इस फार्मूले के मदद से, ये जो फार्मूला है। अब बराबर इस डैश को अंदर भेज दें, ये किस में बदल गया, इंटरसेक्शन में। अब अभी हम आगे प्रूव करेंगे कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए डैश तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करके इसको दिखाएंगे, प्रूविंग कराएंगे इसकी। तो चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसलिए ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यहां इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का फार्मूला अभी सभी बच्चों ने सीखा है कि यहां डैश लगा है तो इसका क्या फार्मूला होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की जगह आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की जगह आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सभी बच्चों ने स्वतंत्र घटनाओं को पहचानना सीख लिया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए फार्मूला देख लिया। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि और केवल यदि। अभी सीखे हैं कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब कहलाएंगी, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर घटना ए की प्रायिकता इंटू घटना बी की प्रायिकता। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, इसकी क्या पहचान है, ये तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी इम्पटी सेट हो। ओके, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या आएगी, 0। तो दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी तभी कहलाएंगी जब उनका इंटरसेक्शन इम्पटी सेट हो, या ऐसा कह लें कि उनकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या आनी चाहिए, 0। बहुत इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। अभी यहां सीखे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बड़ा सरल होता है। एक सैंपल स्पेस से दो घटनाएं घटित होंगी, एक घटना दे दिया जाएगा कि ये ज्ञात है और इसके घटित होने की प्रायिकता पूछेगा, तो ये फार्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। अभी नोट कर चुके हैं पहले लेक्चर में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में एक के बाद एक कम से कम 2 या 3 घटनाएं घटित होंगी सैंपल स्पेस से 1 बाई 1, और हमें इन तीनों के घटित होने की प्रायिकता बतानी होगी। तो इसका फार्मूला हमने लिखना सिखाया हुआ है, सभी बच्चों ने सीखा हुआ है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पहचान सीख गए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पहचान सीख गए, स्वतंत्र घटना पहचानना सीख गए हैं, और वेज थ्योरम तथा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे उससे रिलेटेड मैंने पॉइंट्स आप लोगों को नोट करा दिया। उस पेज को सामने रखकर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे।